आपका हिंदी ज्ञान संकल्प चैनल पर। चलिए दोस्तों, आज हम करते हैं भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र के क्वेश्चन आंसर। और वे क्वेश्चन आंसर जो कि हमेशा से रिपीट होते हैं और जो कि हमारे नेट के सिलेबस में लगे हैं, वो उनके क्वेश्चन भी इसमें रिपीट हुए हैं, तो वो हम देख लेते हैं। इसमें देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन है, तो इसमें पहला इसके अध्याय दिया है काव्य का स्वरूप एवं लक्षण और गुण दोष और शब्द शक्ति और प्रमुख सिद्धांत है, वो सारे इसके अंदर क्वेश्चन के अंतर्गत लिए गए हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। यह काव्य लक्षण किसने प्रस्तुत किया है? बहुत ही इम्पोर्टेंट कथन है ये। और किसने दिया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। इम्पोर्टेंट है, इन चारों के ही कोटेशन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इनके भी आगे चलेंगे तो हमारे निकल के आएंगे, इनके भी बोले हुए कथन है वो भी निकल के आएंगे। तो ये कथन जो है ये किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का। आगे देखते हैं, देखो इसी के अंदर दिया है, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, ये दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। और आगे है, आचार्य शुक्ल ने कविता क्या है, इसके निबंध में कविता को क्या कहा है? कविता को कहा है जीवन की अनुकृति। क्या कहा है? जीवन की अनुभूति का है। तो इसके अंदर आचार्य शुक्ल का हो गया। और फिर आगे दिया है महादेव वर्मा का, जयशंकर प्रसाद ने सत्य की अनुभूति कहा है। कविता को क्या कहा है? सत्य की अनुभूति। और महादेव वर्मा ने कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है, ये कविता के लिए कहा है। तो तीनों चारों के हो गए हैं और तीनों चारों के इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखने चाहिए। आगे देखते हैं, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, सम प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। प्रस्तुत पंक्तियों में काव्य में कौन सा गुण मौजूद है? क्या पूछा है? यहाँ पे गुण पूछा है। तो हमें ये पता है कि अगर किसी के अंदर ओज की भावना हो या फिर वीरता दिखाई दे रही हो तो उसके अंदर क्या आ जाएगा? ओज गुण विद्यमान होगा। इन दोनों के कथन भी आगे आएंगे। जैसे जैसे कथन हम देखेंगे हमारे सारे डाउट क्लियर होते जाएंगे। आगे देखते हैं, इसमें ऐतिहासिक भौतिकवाद किस दार्शनिकवाद का सिद्धांत है? इम्पोर्टेंट है ये भी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। ऐतिहासिक भौतिकवाद है वो किसका, किस दार्शनिकवाद का सिद्धांत है? तो ये क्या हो जाएगा? मार्क्सवाद। और मार्क्सवाद है वो दो भागों में बंटा है। इसमें हम देखते हैं, आगे देखते हैं कि ऐतिहासिक भौतिकवाद है वो मार्क्सवाद का सिद्धांत है। मार्क्सवाद या साम्यवाद, मार्क्सवाद को हम क्या कह सकते हैं? साम्यवाद कह सकते हैं। और आगे है, एक ही विचारधारा के दो नाम हैं, जिसे क्रांतिकारी समाजवाद या वैज्ञानिक समाजवाद भी कहा जा सकता है। तो इनसे हमें ध्यान रखना है कि ये चारों नाम हैं वो किसके हैं? मार्क्सवाद के। इसी को हम ऐतिहासिक भौतिकवाद कह सकते हैं, इसे हम क्रांतिकारी समाजवाद कह सकते हैं और इसे हम वैज्ञानिक समाजवाद कह सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट नाम है जो कि बार बार रिपीट होता है, साम्यवाद। ठीक है, इसके बारे में हमें ये दोनों नाम ध्यान रखने हैं। इसमें आगे देखते हैं, इसका प्रतिपादन कार्ल मार्क्स ने फ्रेडरिक एंजल्स नामक दो यूरोपीय चिंतकों ने 19वीं शताब्दी में किया था। इम्पोर्टेंट है ये भी। मार्क्सवाद के दो प्रमुख सिद्धांत हैं, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और ऐतिहासिक भौतिकवाद। द्वंद्वात्मक क्या कहता है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का संबंध है वो प्रकृति और जगत के नियमों से व्याख्या से है। ठीक है, द्वंद्वात्मक है वो दो के चीज में द्वंद है, प्रकृति और जगत के नियमों के बीच में व्याख्या से। जबकि ऐतिहासिक भौतिकवाद है वो मनुष्य के संपूर्ण इतिहास की व्याख्या। जहाँ भी ऐतिहासिक भौतिकवाद आ जाए वहाँ पे हमारे इतिहास को मनुष्य के साथ में जोड़ देना है, लेकिन द्वंद्वात्मक आ जाए वहाँ पे प्रकृति और जगत के नियम से संबंध होगा। आगे देखते हैं, आई.ए. रिचर्ड्स के महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है। आई.ए. रिचर्ड के सिद्धांत है वो इम्पोर्टेंट है, और एक नहीं इसके तीन सिद्धांत हैं। और इसमें इम्पोर्टेंट आगे दिए भी हैं। रिचर्ड के दो सिद्धांत हैं, सॉरी दोस्तों दो हैं, संप्रेषण का सिद्धांत और मूल्य का सिद्धांत। संप्रेषण में किसी अन्य व्यक्ति की अनुभूति को अनुभूत करना ही प्रेषणीयता है, यानी दूसरे के अनुभवों को समझना ही, अपने जीवन के अंदर अनुभव में लेके आना ही और दूसरे को समझना, उसका क्या है? ये प्रेषणीयता यानी संप्रेषण है। आगे है मूल्य सिद्धांत।
मूल्य सिद्धांत की कला का मूल्यवादी सिद्धांत या उपयोगिता सिद्धांत भी कहा जाता है। और रिचर्ड्स ने ब्रैडले के कला के लिए है सिद्धांत का खंडन करते हुए कला या नीति का परस्पर सिद्धांत स्वीकार किया है। ये तो आगे खंडन बताया है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट इतना है कि मूल्य सिद्धांत किसको कहा जाता है और संप्रेषण सिद्धांत किसको कहा जाता है। आगे देखते हैं। आगे इसमें सिद्धांत और वाद दिए हैं, इनके प्रवर्तक दिए हैं, वाद के और प्रवर्तक के। प्रत्यवाद और अनुकरण सिद्धांत इम्पोर्टेंट है। एक आता है अनुकरण और एक आता है अनुकृति। आगे दिया है, देखो जो बातें हमें सेम लगती है या सेम कवि हो या सेम दी हुई उसकी चीज़ें हों तो वो हमें माइंड में अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि कौन सी किसकी है। तो इसमें दिया है अनुकरण, प्रत्यवाद और अनुकरण ये किसके हैं? प्लेटो के। अभिव्यंजनावाद है क्रोचे के। और कल्पना सिद्धांत है वो कोलरेज का। विखंडनवाद और उत्तर संरचनावाद है जॉक देरिडा का। प्रतीकवाद है बादलेयर का। और निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत है इलियट का। विरेचन, अनुकृति और त्रासदी क्या दिया है? अनुकृति। अनुकरण है किसी का अनुकरण करना यानी नकल करना, लेकिन अनुकृति है नकल की नकल करना। ठीक है, तो ये आ जाएगा अरस्तु। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से एक रिचर्ड्स की रचना नहीं है। रिचर्ड्स इम्पोर्टेंट है, इनकी जन्म और सारा कुछ हमें इनकी रचनाएं और प्रकाशन वर्ष रचनाओं का वो सारा कुछ ध्यान रखना है। रिचर्ड्स का पूछा है तो रिचर्ड्स की हो जाएंगी। इनमें से कौन सी नहीं है पूछिए तो बायोग्राफी या लिटरेचर यो किसकी हो जाएगी? ये हो जाएगी कोलरिज की। इसमें हो जाएंगी रिचर्ड्स की। देखते हैं कौन सी है। द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म और द मीनिंग ऑफ मीनिंग और द कोलरिज ऑन द इमेजिनेशन ये किसकी हैं? रिचर्ड्स की हैं। आगे देखते हैं। संलक्ष्य क्रम ध्वनि, संलक्ष्य क्रम व्यंग्य भारतीय काव्य शास्त्र के किस संप्रदाय का भेद है? संलक्ष्य जो क्रम व्यंग्य है वो भारतीय काव्य शास्त्र के किस संप्रदाय का भेद पूछा है। ठीक है, क्योंकि ये ध्वनि सिद्धांत के अंदर से भेद निकले हैं तो ये किसके हो जाएंगे? ध्वनि के हो जाएंगे। इसमें दिया है कि भारतीय काव्य शास्त्र ध्वनि संप्रदाय का भेद है संलक्ष्य क्रम व्यंग्य। और भारतीय काव्य शास्त्र में अभिधा मूला ध्वनि के दो भेद किए हैं, जिसमें से ये संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि और असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि ये दोनों किसके भेद है? ध्वनि के भेद दिए हैं। और ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? आनंदवर्धन, जिन्होंने ध्वन्यालोक नामक ग्रंथ की रचना की है। आगे देखते हैं। रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं। रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य ये सबको पता होता है, आचार्य भरतमुनि। और अलंकार सिद्धांत के कौन हो जाएंगे? भामह। आगे देखते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट जो कथन है या फिर इम्पोर्टेंट इनके फैक्ट है वो हम साथ में पढ़ते जाएंगे। रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? आचार्य भरतमुनि है। और भारतीय काव्य शास्त्र का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय किसका है? रस संप्रदाय है। भरतमुनि ने रस और भाव का विवेचन अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में षष्ठ और सप्तम अध्यायों में किया है। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये हमारे एंटीनेट का जो पेपर हिंदी का होता है उसमें ध्यान देने के लिए योग्य बातें हैं। और इम्पोर्टेंट है कि षष्ठ और सप्तम भाग में किसका विवेचन किया है? रस और भाव का। किसने किया है? भरतमुनि ने। आगे देखते हैं। आचार्य भरतमुनि के अनुसार विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। और इनका सूत्र दिया है इन्होंने, विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगादर्श निष्पत्ति ही, ये इनका सूत्र है। आगे देखते हैं। आचार्य भरतमुनि ने नाट्यशास्त्र में 8 रसों का उल्लेख किया है। और आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश में ध्वनि विरोधी ग्रंथ की रचना की है। जो आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश नाम का जो ग्रंथ लिखा है वो क्या है? ध्वनि विरोधी ग्रंथ है। आगे देखते हैं। मम्मट के अनुसार व्यक्तः शैत्यविर्भावावध्यौ से स्थायी भावो रस समृद्ध, ये इनका सूत्र है। रस को काव्य की आत्मा के रूप में सर्वप्रथम विश्वनाथ ने क्या दी थी? मान्यता दी थी। पंडित राज जगन्नाथ ने रस गंगाधर नामक प्रौढ़ ग्रंथ की रचना की थी। ये हमें ग्रंथ तो बिल्कुल अच्छे से ध्यान होने चाहिए।
नहीं रसादृते कश्चिद्रत वर्तते, किसका कथन है, कथन पूछा है, ये किसका है, भर्तमुनि का। ठीक है, ये सूत्र बता दिया है। और भर्तमुनि के कहने का अर्थ है इसके अंदर कि रस के बिना नाट्य का कोई अंग प्रवृत्त नहीं हो सकता, यानी रस के बिना हम कोई नाट्य की कल्पना भी नहीं कर सकते। भर्तमुनि को संस्कृत काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है और इनकी प्रथम प्रसिद्ध रचना है नाट्य शास्त्र। और षष्ठ और सप्तम के अंदर हमने क्या की थी, इनके रस और भावों का उल्लेख पड़ा था। भर्तमुनि ने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहा है। देखो छोटे छोटे टिप्स हैं जो कि हमारे आगे आ रहे हैं। आचार्य मम्मट ने रस को ध्वनि के एक वेद असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि में स्थान दिया है। किसका दिया हुआ है, ऊपर जो हमने पढ़ा है संलक्ष्य, लेकिन ये अलक्ष्य व्यंग्य ध्वनि है, तो ये किसकी दी हुई है, मम्मट की। उन्होंने रस की परिभाषा इस प्रकार दी है, ऊपर वाली ही परिभाषा है ये। आचार्य विश्वनाथ ने रस को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है, विभावानुभावेन व्यक्तः संचारिणी तथा रसता में तीरत्यादि ही स्थायी भाव है सचेत साम। ये किसकी है, विश्वनाथ की है। आगे देखते हैं, दंडी का पूछा है, दंडी ने किसका किया है, माधुर्य गुण रस का पर्यायवाची माना है और रस की सत्ता को ग्राम्यत्व दोष के परिहार में ही माना है। दंडी के मतानुसार सभी अलंकारों का ध्येय काव्य को रस में बनाता है। ये क्या है, अलंकारों को मानते हैं। आगे देखते हैं, आगे एक पुस्तक का नाम दिया है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र इतिहास सिद्धांत और वाद। ये पुस्तक का नाम दिया है, इस पुस्तक के लेखक पूछा है, तो ये हो जाएगा भगीरथ मिश्र का, डॉक्टर भगीरथ मिश्र का। आगे देखते हैं, अर्थबोध कराने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि जो कौन सी ऐसी शक्ति लक्षणा शक्ति है, शब्द शक्ति लक्षणा है या फिर व्यंजना है या फिर अभिधा, कौन सी शक्ति है, शब्द शक्ति है वो कि जो कि अर्थबोध कराती है। ये हो जाएगा दूसरा, लक्षणा और व्यंजना दोनों शब्द शक्तियाँ हैं वो अभिधा पर आश्रित होती है, ये इन्होंने बोला है। यानी कि लक्षण और व्यंजना है वे दोनों किस पर आश्रित होती हैं, अभिधा पर आश्रित। और अभिधा क्या हमें देती है, मूल अर्थ प्रदान करती है। आगे देखते हैं, देखो यहाँ पे दिया है, यानी मुख्यार्थ वाच्यार्थ का बोध होता है अभिधा से, और मुख्यार्थ से संबंध रखने वाला अर्थ लक्षित होता है, और व्यंजन से क्या होता है, मुख्यार्थ में छिपे हुए अकथित अर्थ का बोध होता है व्यंजना के अंदर। आगे चलते हैं, जब द्रास बटालिक टाइगर हिल की सीमा लगी गर्जने, ये पंक्तियाँ दी है और इन पंक्तियों को पूछकर दिखाकर ये बोला है कि इनके अंदर काव्य गुण का कौन सा वो दिया है, गुण दिया है। तो ये हमें पढ़ते ही पता लगाना चाहिए। जैसे देखो, जब द्रास बटालिक टाइगर हिल की सीमा लगी गर्जने, जब शहादत ले लेते हिमगिरी की चट्टानें बनी लगी गर्जने, तब जाग उठे ये शेर बब्बर, पौरुष उनकार उठा था, मातृभूमि की बलिवेदी पर लहू पुकार उठा था। तो हमें ये देखते पता लग रहा है कि वीर रस की प्राप्ति हो रही है इससे। तो हमें क्या इसमें कौन सा गुण हो जाएगा, ओज गुण हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन। आगे देखते हैं, इसमें चित्रतुंग न्याय का संबंध किस सिद्धांत से है, और ये बहुत बार रिपीट होता है। यानी कि चित्रतुंग न्याय है उसका संबंध किससे है, शंकुक से, और शंकुक का कौन सा वाद है, अनुमतिवाद। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, ये देखो इसमें यहाँ पे भी दिया है, ये पढ़ लेते हैं हम कि इसमें दिया है कि चित्रतुंग न्याय का संबंध किससे है, अनुमतिवाद से है, और अनुमतिवाद के सिद्धांत के वाद के कौन प्रवर्तक हैं, शंकुक जी हैं। और आचार्य शंकुक के अनुसार सामाजिक चित्रतुंग न्याय से नट में रस की स्थिति मानकर रस का अनुमान करती हैं। और इसमें दिया है आचार्य दर्शन और उनकी व्याख्या। भट्ट लोलट का दर्शन है मीमांसा दर्शन, और व्याख्या दी है उत्पत्तिवाद और आरोपवाद से। श्री शंकुक का है न्याय दर्शन, और इनके प्रवर्तक है वो दी है व्याख्या कौन किसने की है, अनुमतिवाद से दी है। भट्टनायक का है सांख्य दर्शन, और भुक्तिवाद और भोगवाद से हैं।
अभिनव गुप्त का है शैव दर्शन और अभिव्यक्तिवाद है। ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं, इनकी व्याख्या और दर्शन हमेशा पूछे जाते हैं। और ये इम्पोर्टेंट दिया है कि भट्ट लोल्लट ने भरत के सूत्र को, भरत मुनि के सूत्र रस सूत्र को प्रथम व्याख्याता माना जाता है। आगे देखते हैं, प्रसिद्ध रस सूत्र विभावानुभाव व्यभ्याचारी संज्ञा दर्शन निष्पत्ति के प्रवर्तक के प्रतिपादक आचार्य पूछा है कि कौन है इस रस सूत्र के, कौन है? भरत मुनि है। हमने पीछे भी पढ़ा है इसके अंदर, तो इसमें आ जाएगा भरत मुनि। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। रीति संप्रदाय हमने इम्पोर्टेंट है, पढ़ा भी है पहले। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, किसका है? वामन का हो जाएगा। और नीचे बहुत सारे संप्रदाय और आचार्य दिए हैं। रस संप्रदाय भरत मुनि का, अलंकार है भामह का, रीति है वामन का, वक्रोक्ति है कुंतक का, ध्वनि है आनंद का और औचित्य है क्षेमेंद्र का। इम्पोर्टेंट है, सारे हमें ध्यान रखने हैं। आगे देखते हैं, लुंजाइनस के अनुसार इनमें से महान काव्य का उत्पत्ति कारक है। महान काव्य की विशेषताएं बताई है लुंजाइनस ने, उत्पत्ति कारक की विशेषताएं बताई हैं। तो उनमें से पूछा है कि उत्पत्ति कारक कौन सा इम्पोर्टेंट है, तो इसमें हो जाएगा आत्मिक भव्यता, सी वाला ऑप्शन। शुद्धता नहीं होगी क्योंकि ये नेगेटिव पॉइंट है। अल्पज्ञता यानी बिल्कुल होनी चाहिए, छोटे के लिए बोल रहे हैं। कटुता यानी कड़वता के गुण बोल रहा है, तो ये तीनों ही कट हो जाएंगे और आत्मिक भव्यता हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे इन्होंने लुंजाइनस के सारी जो दी हैं विशेषताएं दी हैं, उत्पत्ति पारक उदात्त के तत्व स्रोत तत्व दिए हैं, इम्पोर्टेंट है, ये में ध्यान रखनी चाहिए। पहला है महान विचारों को धारण करने की शक्ति, दूसरा है भावों की प्रबलता, तीसरा है अलंकारों का समुचित प्रयोग, भाषा की अभिजात अभिव्यक्ति और पांचवा है गरिमामय और पद्य रचना विधान। ये है स्रोत तत्व यानी कि उत्पत्ति के कारक। लेकिन उदात्त के विरोधी तत्व, उदात्तता के स्रोत दिए हैं और उदात्त के विरोधी तत्वों का है तो शब्दांडर और बालिशता और भावांडबर, यानी आडंबर किसी के अंदर नहीं आएंगे और जो विरोधी तत्व है इनके अंदर ये शामिल होंगे। कैथार्सिस विरेचन, कैथार्सिस का मूल शब्द है जो क्या है? विरेचन हो जाएगा। और इसका पूछा है कि मूलतः संबंधित किससे है, ये कौन से शास्त्र से है, तो ये हो जाएगा चिकित्सा शास्त्र से। इसमें देखते हैं, विरेचन यूनानी कैथार्सिस का हिंदी रूपांतरण है और विरेचन और कैथार्सिस चिकित्सा शास्त्र के परिभाषित शब्द हैं। कैथार्सिस शब्द का प्रयोग दुखांतक के प्रभाव के संबंध में आता है। ध्यान रखना है कि कैथार्सिस है वो दुखांतक के प्रभाव के प्रसंग में आता है। कथा काव्य शास्त्र के अंदर विरेचन शब्द का अर्थ बताया है, मानसिक या भावात्मक या फिर कलात्मक के हिसाब से विरेचन शब्द का अर्थ है। अरस्तु के अनुसार भावों का दमन हानिकारक व अहितकर है, उसका संतुलन जीवन के लिए अनिवार्य है। यानी भावों का क्या होता है कि दमन करना हानिकारक व अहितकर है। और आगे दिया है, अरस्तु ने काव्य और भय को परस्पर जुड़ा हुआ मानना है, कर्ण और भय को परस्पर जुड़ा हुआ मानना है। अरस्तु ने 3 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, अनुकरण, त्रासदी और विरेचन। ठीक है, अरस्तु के हो गए अनुकरण सिद्धांत, त्रासदी और विरेचन। आगे देखते हैं, यहाँ पे अनुकरण नाम इनका भी दिया है, अनुकरण नाम प्लेटो का भी दिया है। दोनों ही इनके किसके हो जाएंगे? प्लेटो का भी अनुकरण होगा और अरस्तु का भी। लेकिन जब इनकी कोटेशन पूछी जाती है तो ज़्यादातर जो अरस्तु हैं उनके अरस्तु के अंदर उनके कोटेशन के अरस्तु के कोटेशन के अंदर ज़्यादातर अनुकृति दिया होता है। ठीक है, ये आप ऐसे करके कुछ ध्यान रख सकते हैं कि इनके काव्य के अंदर, काव्य की पंक्तियाँ जो है उनके अंदर अनुकृति जो है वर्ड है ज़्यादा आया है। आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य के कितने अंग निर्धारित किए हैं? तो इसमें हमें पता है कि 28 मानना है इन्होंने और 28 का आगे डिटेल भी दी है इन्होंने। आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य के 28 अंग निर्धारित किए हैं। इनमें से कौन से आएंगे? औचित्य शब्द का अर्थ उचित का भाव है। ये क्या है? औचित्य शब्द का अर्थ बताया है कि उचित का उचित होना ही औचित्य है। औचित्य शब्द का अर्थ है उचित का भाव।
ये आगे इनकी कोटेशन दी है और इन्होंने जो बोला है कि क्षेमेंद्र ने औचित्य को काव्य का प्राण तत्व स्वीकार किया है। क्षेमेंद्र ने लिखा है कि औचित्यम रस सिद्धस्य शिथिर काव्यस्य जीवितम, ये इन्होंने बोला है। आगे बताया है इन्होंने 27 बेच दिए हैं इनके, और इसका ही उत्तर ए इन्होंने माना है। तो ये थे कुछ एक क्वेश्चन दोस्तों। आगे इसी सीरीज में हम भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र पूरा करेंगे। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमें उत्साहित करें। थैंक यू, धन्यवाद।